हमारा टॉपिक है इक्विलिब्रियम चैप्टर का सेकंड पार्ट, दैट इज आयोनिक इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम मैंने कंप्लीट करवा दिया है। आज हम इक्विलिब्रियम चैप्टर का सेकंड पार्ट शुरू कर रहे हैं, दैट इज आयोनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब देखिए बेटा इसमें क्या है। ये पार्ट आपका थोड़ा लेंथी भी है। वहां पे तो हमने केमिकल रिएक्शंस की बात की थी, यहाँ पे हम बात करेंगे आयोनिक रिएक्शंस की। तो यहाँ पर सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म्स है, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो उसी में बेटा सबसे पहली टर्म जो आपकी है दैट इज द स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। बेटा स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या डिफरेंस है वो आप देखिए। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जिसमें हम वाटर की एडिशन करें तो वो 100% आयंस में टूट जाता है, या उसको हम मेल्ट करें तो भी वो 100% आयोनाइज हो जाता है। जो सब्सटेंस मेल्ट करने पर या एक्वस बनाने पर 100% आयोनाइज हो जाए उसे हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। बेटा फॉर एग्जांपल HCl है, आप जैसे ही HCl को मेल्ट करते हो या उसे वाटर आप ऐड करते हो वो 100% आयोनाइज हो जाता है H+ आयन में और Cl- आयन में। इसी टर्म को हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट? विच डिसोशिएट कंप्लीटली। साथ साथ लिखें सभी बच्चे, विच डिसोशिएट कंप्लीटली। आज हिमांशु क्लास में नहीं है मेरे ख्याल से, हिमांशु नहीं है ठीक है बेटा, ओके। तो जो कंप्लीटली डिसोशिएट होता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। मतलब यहाँ पर 100% आयोनाइजेशन होगा, 100% आयोनाइजेशन होगा, 100% आयन बनेंगे इन मोल्टन। मोल्टन का मीनिंग क्या है? हमने उसको मेल्ट कर दिया। इन मोल्टन और एक्वस स्टेट, इन मोल्टन और एक्वस स्टेट। मोल्टन का मीनिंग होता है बेटा हमने उसे मेल्ट किया, और एक्वस का मीनिंग होता है हमने उसमें वाटर डाल दिया। ठीक है, तो मेल्ट करने पर या एक्वस स्टेट में जो सब्सटेंस 100% आयनाइज होता है उसे हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और तो साथ में जो इलेक्ट्रोलाइट है ना, इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। अगर आपको सिंपल सा मीनिंग बताना हो कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस होते हैं विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोलाइट आर द सब्सटेंस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बेटा जो सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता हो उन्हें हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। स्टेट आपको मैंने बताई दी, इन मोल्टन और एक्वस स्टेट, इन मोल्टन और एक्वस स्टेट। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना बेटा, किसी को म्यूट नहीं कर रखा मैंने। मोल्टन या एक्वस स्टेट में जिस सब्सटेंस में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है उसे इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। इलेक्ट्रोलाइट दो तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक। स्ट्रॉन्ग वो है जो 100% डिसोशिएट होते हैं, जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। और बेटा वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या है? विच डू नॉट डिसोशिएट कंप्लीटली, which do not dissociate completely on dilution, which do not dissociate completely on dilution या in molten state, in molten state। इसका मतलब ये है बेटा यहाँ पे 100% आयोनाइजेशन कभी भी नहीं होता, यहाँ पे कभी भी 100% आयोनाइजेशन नहीं होता। तो ये आपका डिफरेंस है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का और वीक इलेक्ट्रोलाइट का। आपको शायद ये समझ में आ गया होगा, और जहां तक मुझे लग रहा है आप लोगों ने ये जरूर लिख लिया होगा, तो मैं इसको रब कर देती हूँ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को। हाँ भाई ये आपने लिख लिया ना बेटा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, ये कर लिया? yes, मैम। नहीं किया? ठीक है आप कर लो। ओके बेटा मैं एग्जाम्पल ऊपर लिख देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं एग्जाम्पल यहाँ पे लिख रही हूँ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के। एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट,
कुछ एग्जाम्पल तो कॉमन है, आपको खुद भी आते होंगे, जैसे बेटा HCl, NaCl, KCl, NaBr, H2SO4, HNO3, H2SO4, HNO3, ये सब के सब क्या है बेटा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ऑल ऑफ दीज आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। और अगर मैं बात करूं एग्जांपल्स ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, एग्जांपल ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो बेटा वीक इलेक्ट्रोलाइट की एग्जांपल है एसिटिक एसिड CH3COOH, ये क्या होता है? एसिटिक एसिड। H2CO3 कार्बोनिक एसिड। NH4OH, NH4OH क्या होता है बेटा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये सब आपके एग्जांपल है वीक इलेक्ट्रोलाइट के। यहाँ पर कभी भी 100% डिसोसिएशन नहीं होता। तो बेटा इलेक्ट्रोलाइट क्या है? जो सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है मोल्टन स्टेट में या एक्वस स्टेट में, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ओके, उसके बाद बेटा इलेक्ट्रोलाइट दो तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो है जो 100% आयनाइज होता हो, और वीक इलेक्ट्रोलाइट वो है जो कभी भी आपका 100% आयनाइज नहीं होता हो। तो ये आपका मेन डिफरेंस है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट का, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर ले एग्जांपल्स के साथ, फिर हम इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। मुझे बता देना जैसे आपका ये हो जाता है। हो गया बेटा? दो बच्चे क्लास से गए, तो जयप्रकाश गया है और एक दीपक मनोज कुमार भी नहीं है क्लास में ना। चलो आप करो इसको, शाबाश। रब कर दूं बेटा? यस मैम। ठीक है, हो गया सभी का बॉयज? यस मैम। ओके बेटा, चलिए अब इसके आगे हम करते हैं नेक्स्ट। अब इसके आगे बेटा आप नेक्स्ट टर्म देखिए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। हेलो, हाँ जी नमस्कार सर। तो टर्म है हमारी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और इसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो ये आपकी टर्म है इसको हम यूज करते हैं इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। बेटा इस टर्म को हम सिर्फ किस में यूज करते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट में। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की टर्म आपकी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में नहीं आती, क्योंकि जो आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो तो 100% आयोनाइज होता है। सिर्फ बेटा वीक इलेक्ट्रोलाइट में ऐसा है कि वो 100% आयोनाइज नहीं हो पाता। तो यहाँ पर जो अल्फा है, अल्फा को निकालने का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस डिसोशिएटेड, number of moles of ions dissociated divide by total number of moles, divide by total number of moles। बेटा टोटल हमने कितने मोल्स लिए? मान लो मैंने 1 मोल लिया एसिटिक एसिड का, हम बेटा ऐसे मान सकते हैं हमने 1 मोल लिया एसिटिक एसिड का। तो 1 मोल अगर मैं एसिटिक एसिड ले रही हूँ तो उसमें से कितना आपका आयंस में टूट पाया, उस टर्म को हम क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते हैं। एंड इट इज यूज्ड ओनली इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि जो आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है वो तो हमेशा आपका 100% आयनाइज हो जाता है। वहां जितना मोल आप इलेक्ट्रोलाइट का लेते हो उतने ही उसमें आयंस भी बन जाते हैं। सो दिस टर्म इज यूज्ड ओनली इन केस ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। ये आप कर लो बेटा।
कर लिया होगा आपने ये। तो अब इसके बाद मैं आगे करवाती हूँ। नेक्स्ट टर्म देखिए आप, ये हो गया, रब कर दूं मैं इसको? यस मैम। रब कर दिया है। अब हेडिंग डालो, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, ठीक है। और इसी को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ और आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। बेटा इसमें देखिए क्या है, ये जो आपका लॉ है इट इज ओनली फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो मान लो हमने यहाँ पर कोई एग्जांपल लिया वीक इलेक्ट्रोलाइट का, सपोज दैट मैंने ये ले लिया CH3COOH। ये एसिटिक एसिड होता है। जब आप इसको वाटर में डिजोल्व करोगे, जो एसिटिक एसिड है, जब आप इसको वाटर में डिजोल्व करोगे तो ये कैसे टूट जाएगा बेटा, CH3COO नेगेटिव प्लस H3O पॉजिटिव। CH3COO नेगेटिव प्लस H3O पॉजिटिव। बेटा आप देखो पूरा बैलेंस है, CH3COO नेगेटिव बन गया और H2O में क्या जुड़ गया, H प्लस आयन, तो ये बन गया H3O पॉजिटिव आयन। इसका नाम तो होता है एसीटेट आयन। इसका नाम तो क्या है बेटा, एसीटेट आयन। और इसका नाम होता है हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम, वो हाइड्रोनियम आयन है, ठीक है। अब बेटा हमने मान लिया सपोज दैट जो इनिशियल कंसंट्रेशन है, जो बेटा इनिशियल कंसंट्रेशन है, मैंने मान ली इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन है C। हमने मान लिया इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, C। और बेटा वाटर की कंसंट्रेशन ना हमेशा कांस्टेंट होती है, ये बात आप याद रखो। वाटर की कंसंट्रेशन हमेशा कांस्टेंट होती है 55.55 मोल। 55.55 मोल 1 मोल सॉल्यूट के लिए। तो इसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट है तो हमें कुछ लेना ही नहीं है। अब मैंने ये मान लिया शुरू में 0 मोल किसके होते हैं, प्रोडक्ट के, क्योंकि शुरू में तो सिर्फ क्या होता है, रिएक्टेंट ही होता है। बेटा प्रोडक्ट तो हमेशा स्टार्टिंग में क्या होता है, 0 होता है। फिर धीरे धीरे आपका प्रोडक्ट से क्या बनना, रिएक्टेंट से क्या बनना शुरू होता है, प्रोडक्ट बनना शुरू होता है, ठीक है बेटा। फिर मैंने मान लिया यहाँ पर अल्फा मोल बन गया CH3COO नेगेटिव, अल्फा मोल ही बन गया H3O पॉजिटिव। तो जो फाइनल कंसंट्रेशन है, जो आपकी फाइनल कंसंट्रेशन है वो आपकी क्या बचगी, C1 माइनस अल्फा। आप ये मान लो 1 मोल है, उसकी कंसंट्रेशन क्या है, C है, हो गया। मोल मान लो, मोल पर लीटर मान लो। अल्फा अल्फा मोल ये टूट गया, कंसंट्रेशन इनकी भी क्या थी, C। और कितना ये बच गया, 1 माइनस अल्फा। शुरू में मैंने 1 मोल लिया, अल्फा मोल बढ़ा, बच कितना गया, 1 माइनस अल्फा। और सारों की कंसंट्रेशन क्या है, C है, ठीक है। अब आप क्या करें, मैंने आपको पीछे सिखाया है, आप इसमें Kc की वैल्यू निकाले। मैं यहाँ पे Ka लिखूंगी, क्या लिखूंगी, Ka कैसे निकलता है, Ka होता है एसिडिक कांस्टेंट। Ka क्या होता है बेटा, एसिडिक कांस्टेंट होता है। मैं यहाँ लिख देती हूँ, Ka किसके इक्वल है, एसिडिक कांस्टेंट की। और Ka की वैल्यू क्या होगी बताओ, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में फाइनल कंसंट्रेशन क्या है, CH3COO नेगेटिव की C अल्फा, इसकी भी क्या है, C अल्फा। और इसकी फाइनल कंसंट्रेशन क्या है, C1 माइनस अल्फा। वाटर की कंसंट्रेशन होती है ऑलवेज कांस्टेंट, तो इसको हम लेते ही नहीं है। तो आप बताओ इससे C कैंसिल, क्या आया आपका, Ka इक्वल टू ऊपर क्या बच गया, C अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा। Ka इक्वल टू क्या आ गया, C अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया Ka निकालने का। Ka निकालने का मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट या एसिडिक कांस्टेंट निकालने का आपका फॉर्मूला हो गया ये, Ka इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा, ठीक है। अब इसके आगे आप देखिए बेटा, मान लिया हमने
कि हमारे पास कोई इलेक्ट्रोलाइट है वो बहुत ज्यादा वीक है, इन केस ऑफ वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट, अगर बेटा कोई इलेक्ट्रोलाइट आपका बहुत ही वीक है, अगर आपका इलेक्ट्रोलाइट बहुत ज्यादा वीक है तो वो तो आयंस में भी बहुत ही कम टूटेगा, वो बहुत ही कम आपका आयंस में डिसोशिएट होगा, क्योंकि वो बहुत ही वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो उसमें जो ये अल्फा की वैल्यू है वो बहुत ही छोटी होगी, क्योंकि वो डिसोशिएट ही कम हो पा रहा है। तो इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट जो वैल्यू ऑफ अल्फा है, इट कैन बी नेग्लेक्टेड, value of alpha can be neglected in comparison to 1। मतलब बेटा जो ये आपका 1 माइनस अल्फा था ना, इसको हम सिंपली 1 मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि अल्फा यहाँ पर क्या है, बहुत ही छोटा है। अल्फा यहाँ पे क्या है बेटा, बहुत ही छोटा है, तो हम अल्फा की वैल्यू को यहाँ पे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपका 1 के इक्वल ही आ गया, ठीक है। तो अब देखो इसके बाद आगे क्या बचेगा, तो हमारा ये आया बेटा, इस लाइन को रद्द कर देती हूँ, के ए इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा था, ये तो हमने क्या कर दिया, नेग्लेक्ट। तो के ए किसके इक्वल आया, सी अल्फा स्क्वायर के ए किसके इक्वल आया, सी अल्फा स्क्वायर के इक्वल आया। तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, के ए डिवाइड बाय सी, और अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया, अंडर रूट के ए डिवाइड बाय सी। ये आपका न्यूमेरिकल का फॉर्मूला आ गया अल्फा निकालने का। अल्फा मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने का। पीछे मैंने आपको बताया था ना अल्फा क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिसोशिएटेड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन, ठीक है। तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट के ए बाई सी आ गया। ओके, तो इसको आप कर ले बेटा, मुझे बता देना आप इसे कर ले तब। कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेस, ठीक है। तो यहाँ बेटा हम 4 तरह के कंसेप्ट पढ़ेंगे एसिड और बेस के बारे में। ओके, वो 4 कंसेप्ट आपके क्या क्या है वो आप देखिए बेटा। 4 कंसेप्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एसिड और बेस के, जिसमें से एक आपने पढ़ रखा है, आपने 7th 8th क्लास में पढ़ लिया होगा एक। तो कौन सा, देखिए सबसे पहला कंसेप्ट है क्लासिकल कंसेप्ट। सबसे पहला कंसेप्ट क्या है बेटा, क्लासिकल कंसेप्ट। सेकंड है अरहेनियस कंसेप्ट। थर्ड है बेटा ब्रोंस्टीड-लोरी कंसेप्ट। थर्ड है ब्रोंस्टीड-लोरी कंसेप्ट। ठीक है बेटा, और फोर्थ है लेविस एसिड बेस कंसेप्ट। तो ये 4 तरह के कंसेप्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कौन कौन से है बेटा, वो आपको समझ में आ गया होगा। पहला मैंने दिया क्लासिकल कंसेप्ट लिखा, दूसरा मैंने लिखा अरेनियस ARRHENIUS अरेनियस कंसेप्ट, थर्ड है ब्रोंस्टीड-लोरी कंसेप्ट, और फोर्थ मैंने लिखा लेविस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। तो यहाँ हमें 4 तरह के कंसेप्ट है ये पढ़ने हैं, ठीक है। इनको 1 बाय 1 अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा क्लासिकल कंसेप्ट की। तो क्लासिकल कंसेप्ट को हमें यहाँ पर कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना, क्योंकि आप लोगों ने ये 8th 9th क्लास में पढ़ा होगा बेटा। जो क्लासिकल कंसेप्ट होता है ना, ये आपने पहले पढ़ा होगा पुरानी क्लासेस में। आपने पढ़ा होगा एसिड है वो सोर होता है टेस्ट में, जो बेस होता है वो बीटर होता है टेस्ट में, ठीक है, ये सब बेटा। तो यही सब आपका है कि जो एसिड्स होते हैं दे आर सोर इन टेस्ट, ठीक है। सेकंड बेटा आप ये भी कह सकते हो जो आपका एसिड होते हैं, एसिड आपका ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। तो ये सब बातें आप लोगों ने पहले पढ़ रखी होंगी,
7th 8th क्लास के अंदर ही एसिड और बेस के बारे में। तो ये बेटा जो बहुत ही पुराना कंसेप्ट है ना, उसे हम कहते हैं क्लासिकल कंसेप्ट। ऐसे क्लासिकल कंसेप्ट के हिसाब से जो बेस है, बेस क्या होता है? बेस इज बीटर इन टेस्ट, बेस इज बीटर इन टेस्ट, और जो बेस है वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। तो ये भी आपने पढ़ रखा होगा बेटा, ठीक है। एसिड तो जो है वो रेड लिटमस को, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है, और जो बेस है वो आपका रेड लिटमस को ब्लू में कर देता है। एसिड टेस्ट में सोर होता है, जो बेस है वो बिटर होता है टेस्ट में, और जो बेस होता है इसकी सोप की टच होती है, बिल्कुल साबुन की तरह ये होता है, सोप की टच होती है। तो बेटा मेरे ख्याल से आपने ये सब पॉइंट पहले पढ़ रखे होंगे, बताओ कर रखे हैं ये सब आपने? यस मैम। यस मैम। बेटा ये वही चीजें हैं। तो क्लासिकल कंसेप्ट आप लोगों ने पहले मैम। इसको हम डिटेल नहीं पढ़ेंगे। अब हमारे यहाँ पर जो 3 मेन कंसेप्ट है, दैट आर अरेनियस कंसेप्ट, ब्रोंस्टेड-लोरी कंसेप्ट एंड लेविस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, इन तीनों को हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। इसको रब कर दूं बेटा? हो गया होगा? यस मैम। अब हम अरेनियस कंसेप्ट को शुरू करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सबको समझ में आएगा, बस ध्यान से पढ़ते जाओ। तो अब आप लोग हेडिंग डाल सकते हैं, पता आपको क्या डालना है? अरेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। अरेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। बेटा अरेनियस के हिसाब से एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। 1884 में अरेनियस ने अपनी ये थ्योरी दी थी। इन 1884 अरेनियस गिव ए कंसेप्ट अबाउट द एसिड एंड बेस, ठीक है। तो अरेनियस के हिसाब से एसिड वो सब्सटेंस है बेटा, अरेनियस के हिसाब से एसिड वो सब्सटेंस है। प्रीतम बेटा फोन करने पर क्लास में आए। एसिड आपका वो सब्सटेंस होगा जिसमें हाइड्रोजन होता है, विच कंटेन, एसिड इज ए सब्सटेंस विच कंटेन हाइड्रोजन, मतलब जिसके प्लस H+ आयन होगा वो आपका एसिड कहलाएगा, ठीक है। एसिड वो होगा जो H+ आयन कैरी करेगा, ओके, ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर। वाटर में डिसॉल्व किया तो वो H+ आयन देगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप देखिए बेटा, जैसे आपका HCl है, क्या है बेटा? HCl, मैंने इसमें क्या डाला? वाटर डाला। तो वाटर डालने पर ये कैसे टूट जाता है? H+ एक्वस प्लस Cl- एक्वस। तो आप देख रहे हो बेटा, जो HCl है वाटर में जाने पर कौन सा आयन दे रहा है? H+ आयन दे रहा है। और एक्वस का मीनिंग समझ रहे हो ना? अभी HCl है, इनके बीच में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, वो अलग नहीं हो पा रहे। वाटर डालने पर क्या होगा? H+ आयन अलग हो गया, Cl- अलग हो गया, दोनों की स्टेट अपनी एक्वस ही रहेगी। अब हमने क्या किया? NaCl लिया, NaCl में भी क्या डाल दिया? वाटर डाल दिया। तो वाटर डालने पर कैसे टूट जाता है बेटा? सॉरी, यहाँ NaCl का एग्जांपल मत करो क्योंकि एसिड पढ़ रहे हैं ना। तो आप यहाँ पे HNO3 ले लो, आप यहाँ पे क्या लेंगे? HNO3। अब बेटा आप इसको चाहे तो ना यू भी लिख सकते हो, देखो मैं 2 तरीके से लिखूंगी यहाँ पे HNO3 को। यहाँ तो मैंने वाटर लिखा, HNO3 को तोड़ दिया H+ एक्वस में प्लस NO3 नेगेटिव एक्वस में, एक क्यों लिखती हूँ ये। और यहाँ मैंने क्या किया? आशु बेटा बोलो, यहाँ मैंने क्या किया? HNO3 लिया, इसमें H2O डाला और मैंने इसको U लिखा बेटा, ध्यान से देखना, H3O पॉजिटिव आयन प्लस NO3 नेगेटिव आयन, H3O पॉजिटिव आयन प्लस NO3 नेगेटिव आयन, ठीक है। इसका मतलब क्या है बेटा? जो ये एसिड है वो U टूटता है H पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव में, तो H2O ने क्या गेन कर लिया? H+ आयन, तो ये क्या बन गया? H3O पॉजिटिव आयन, प्लस में क्या निकल गया? NO3 नेगेटिव आयन। तो आप चाहे H+ आयन लिखो, चाहे आप H3O+ आयन लिखो, एक ही बात होती है। तो अरेनियस के हिसाब से एसिड वो सब्सटेंस है
जो वाटर में जाने पर H+ आयन रिलीज करता है या विच कंटेन H+ आयन, उसे हम बोलते हैं एसिड। ठीक है, अब इसके हम और एग्जांपल्स भी कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, इसके बाद इसको मैं रब कर देती हूँ। अब मैंने मान लो यहाँ पे बेटा H2SO4 ले लिया, हमने यहाँ पे क्या ले लिया, H2SO4, वाटर में इसको डाला, तो आप बेटा देख सकते हो H2SO4 में कितने एटम है H के, 2 एटम है, तो 2 मोल तो किसके बन गए, H+ के, 2 मोल तो किसके बने, H+ के, साथ में क्या निकल गया, SO4, SO4 पे चार्ज क्या आएगा, 2-, ये भी एक्वस होगा और ये भी आपका क्या होगा, एक्वस होगा। तो ये H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी वाटर में जाने पर क्या रिलीज कर रहा है, H+ आयन रिलीज कर रहा है। ठीक है, तो ये भी आपका किसका एग्जांपल हुआ बेटा, इट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एसिड। अब जो मैंने ये सारे एग्जांपल किए, HCl किया है, HNO3 किया है, H2SO4 किया है, ये सब तो बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड्स है, ये सब तो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब आप समझते होंगे, जो 100% डिसोशिएट हो रहा है या जो 100% आयोनाइज हो रहा है, उसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, मतलब यहाँ पे 100% डिसोशिएशन या आयोनाइजेशन हो रहा है। ठीक है, 100% आयोनाइजेशन। तो ये हम अरेनियस कंसेप्ट पढ़ रहे हैं एसिड के बारे में। तो ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल हैं। अगली क्लास में सेम लिंक पे क्लिक करके आओगे और नेक्स्ट क्लास में अटेंडेंस होगी, बता दिया मैंने पहले आपको, अभी मेरी अटेंडेंस नहीं है इस क्लास की, साथ साथ ही आ जाना। तो ये जो मैंने सारे एग्जांपल किए हैं ना बेटा, ये सभी आपके स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल थे। अब कुछ एक एग्जांपल वीक एसिड के भी कर लेते हैं। तो पहला एग्जांपल आप देखो, जैसे मैंने लिया CH3COOH, इक्विलिब्रियम पे है रिएक्शन और मैंने इसमें डाल दिया वाटर। ठीक है, तो वाटर डालने पर ये कैसे टूटता है, CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव में टूटता है। ठीक है, तो आप बेटा देख सकते हो यहाँ पर जो ये है नेगेटिव और पॉजिटिव आयन, ओके, ये बेटा H+ आयन रिलीज कर रहा है, लेकिन जो एसिटिक एसिड है ये 100% आयनाइज नहीं होता बेटा, तो रिवर्सिबल का साइन है। यहाँ पर साइन इरिवर्सिबल वाला था, मींस ये 100% टूट चुका है H+ आयन में, लेकिन यहाँ पे दोबारा H+ आयन इससे जुड़ के ये बना सकते हैं। मैम